अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथ 202 यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मिड टर्म का पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट और करंट पेपर है जो कि 21 जुलाई 2022 को हुआ है और इस पेपर की जो टाइमिंग थी वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 11:30 बजे थी। ठीक है, तो ये वाला पेपर जो है ये 21 जुलाई 2022 को सुबह 11:30 बजे जो है वो ये वाला पेपर हुआ। तो इस पेपर के अंदर जितने भी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो कि आपके मिड टर्म के पेपर के अंदर पूछे गए हैं। तो अगर आप भी मिड टर्म के पेपर के अंदर अच्छे नंबर लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हमारा मिड टर्म का पेपर किस पैटर्न का था, उसमें कितने ऑब्जेक्टिव पार्ट था, उसमें सब्जेक्टिव पार्ट कितना था, उसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट के कितने नंबर थे और सब्जेक्टिव पार्ट के कितने नंबर थे, और हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर कौन कौन से सवाल जो हैं वो पूछे गए थे, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को इसकी मुकम्मल समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो है यहाँ पे पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 26 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे और इन टोटल 26 क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पे 40 मार्क्स थे। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो मिड टर्म का पेपर हुआ था मैथ 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, उसके टोटल हमारे पास 40 नंबर थे और यहाँ पे हमसे 26 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो अब इन 26 क्वेश्चनों में से हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट में कितने क्वेश्चन थे या सब्जेक्टिव पार्ट में कितने थे, तो उसकी डिवीजन कुछ इस तरह से थी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था उसके अंदर हमारे पास 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट का था उसके अंदर हमसे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा 20 क्वेश्चनों पर मुश्तमिल था और हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का था। तो इस तरह यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट था उसके अंदर 20 MCQs थे और इन 20 MCQs के नंबर हमारे पास 20 बनते हैं। जबकि अगर हम सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर हमसे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें मुख्तलिफ नंबरों के क्वेश्चन थे, जिसमें हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन भी था, हमारे पास 3 नंबर का भी क्वेश्चन था और हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन भी था। यानी अगर हम इन टोटल करें इन सभी 6 क्वेश्चनों के मार्क्स को तो वो हमारे पास 20 मार्क्स बनते हैं। तो इस तरह हमारे पास 50% ऑब्जेक्टिव पार्ट था और 50% सब्जेक्टिव पार्ट था। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव पार्ट की, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर हमारे पास जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास टोटल 20 MCQs जो हैं वो पूछे गए थे और हर MCQs का 1 नंबर था। तो यहाँ पे मैंने कुछ MCQs जो हैं जो कि मुझे याद रहे हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं और साथ में मैंने उनके आंसर जो हैं वो भी लिख दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर के अंदर मैंने लिखा हुआ है वो बेसिकली इस MCQs का आंसर होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला MCQs है वो कुछ इस तरह से था जी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ द सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। कि वो कहता है जी कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो आपने उसके पावर सेट की एलिमेंट्स की तादाद बतानी थी। तो एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट आपको पता है जी, वो उसका निकालने का फार्मूला हमारे पास 2 की पावर n होता है और n हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि उसने हमें 3 एलिमेंट्स दे दिए थे हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे 2 की पावर 3 जो था वो इसका आंसर था। तो यहाँ पे उसने ऑप्शन के अंदर हमें इसी तरह जो है वो पूछा गया था। अगर वो चाहता तो इसको हल करके भी पूछ सकता था, तो इसका अगर हम हल निकालेंगे तो वो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो अगर 8 ऑप्शन हो या 2 की पावर 3 लिखा हो तो इसका आंसर जो है वो आपने ये वाला चूज़ कर लेना है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा MCQ था वो कुछ इस तरह से था जी कि फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द पावर सेट ऑफ ए। कि हमारे पास जो है वो एक ए सेट दे दिया गया था, जो आपने ये बताना था कि उसमें से ये वाली जो रिलेशन है, यहाँ पे डिफरेंट 4 ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से कौन सा जो रिलेशन है या कौन सी जो स्टेटमेंट है वो पावर सेट को बिलोंग नहीं करती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हम किसी सेट के पावर सेट लिखते हैं तो उसमें ज़ीरो नहीं होता बल्कि उसकी जगह पे एम्प्टी सेट होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली स्टेटमेंट थी वो ये थी कि 0 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली 0 जो है वो ए सेट को बिलोंग नहीं करता। तो इस वाले MCQs के अंदर हमारा पास जो राइट आंसर बनता था वो 0 बिलोंग्स टू ए बनता था। इसी तरह अगर हम अगले MCQs की बात करते हैं तो उसमें उसने हमसे कुछ इस तरह से पूछा था कि द PO सेट, यानी कि इसको हम पार्शियल ऑर्डर सेट बोलते हैं, इज़ वन विच इज़, यानी कि हमसे उसने पार्शियल ऑर्डर सेट की डेफिनेशन जो है वो पूछी थी। तो आप अपने हैंडआउट्स के अंदर भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास पार्शियल ऑर्डर सेट की डेफिनेशन है वो ये है कि उसके अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ होना लाजमी है, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास रिफ्लेक्सिव आ जाती है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास एंटी सिमेट्रिक आ जाती है और तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांजिटिव आ जाती है। यानी अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर उसके अंदर हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी तो वो हमारे पास पार्शियल ऑर्डर सेट कहलाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो हमने
ये वाला चूज करना था जिसके अंदर हमारे पास ये तीनों ऑप्शन दिए गए थे। इसी तरह उससे अगला जो हमारे पास एमसीक्यू था उसमें यहाँ पे उसने हमें 2 सेट दे दिए थे। जो हमारे पास ए सेट था उसके अंदर हमारे पास रेड एंड ब्लू दिया गया था, और जो हमारे पास बी सेट था, बी सेट के अंदर उसने हमें बैग, शर्ट और जीन ये वाले 3 एलिमेंट्स दे दिए थे, और हमसे उसने कहा था कि आपने इसका ए क्रॉस बी जो है वो निकालना था। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए थे, तो आपने उसमें से जो ए क्रॉस बी निकाल के जो आंसर आता है वो वाला ऑप्शन जो है वो चूज कर लेना था। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। उससे अगला जो हमारे पास एमसीक्यू था वो कुछ इस तरह से था जी कि एन आर्गूमेंट इज वैलिड इफ डैश ऑफ इट्स प्रीमिसेस इम्प्लाई कंक्लूजन दैट इज P1, ठीक है जी, एंड P2 एंड P3 एंड सो ऑन Pn इम्प्लाइज C इज अ टोटोलॉजी। तो ये बेसिकली उसने हमसे ये एक डेफिनेशन जो है वो हमसे पूछी थी। तो इसके अंदर जो इसका जो राइट आंसर था वो हमारे पास कंजक्शन बनता था, क्योंकि आप यहाँ पे दे सकते हैं कि P1 एंड P2 है, तो एंड का जो दूसरा नाम होता है उसको हम कंजक्शन भी बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर था वो कंजक्शन था। उससे जो अगला एमसीक्यू था उसमें हमारे पास ये था कि ए डिसजंक्शन बिटवीन P एंड Q इज रिप्रेजेंटेड एज, तो कंजक्शन को हम एंड ऑपरेटर से शो करते हैं, और जो हमारे पास डिसजंक्शन होता है उसको हम और कनेक्टिव्स के साथ शो करते हैं। तो इसलिए जो P एंड Q के दरम्यान में जो डिसजंक्शन होगा उसको हम किस तरह शो करेंगे जी, P और Q। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर था वो हमारे पास P और Q था, तो आपने P और Q को जो है वो वहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन था उसके अंदर उसने हमें एक सिग्मा की फॉर्म में कुछ फंक्शन दे दिया था। यहाँ पे x की वैल्यू जो थी वो 1 से 3 तक जो है वो वेरी कर रही थी, और यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन था वो 3x माइनस 5 था। तो इसको आपने सॉल्व करना था। तो जब हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो -2 आ जाएगा, और जब हम x की जगह पे हम 2 रखेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, और जब हम x की जगह पे 3 रखेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैंने आंसर के अंदर वो तीनों वैल्यूज जो है वो लिख दी हैं। तो जब हम इनको हल करेंगे तो हमारे पास इसका राइट आंसर जो है वो 3 बन जाता है। तो इस तरह हमारे पास इस वाली एमसीक्यूज का जो राइट आंसर था वो हमारे पास 3 था। उसके बाद जो अगला एमसीक्यूज था वो ये था जी कि अ रिकर्सिव फॉर अ सेट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 रूल। तो ये आपके जो लेक्चर नंबर 22 है उसका स्टार्ट के ऊपर ही आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो मिल जाएगी कि ये जो हमारे पास रिकर्सिव होता है उसके जो हमारे पास जदीद जो उसकी न्यू डेफिनेशन है वो ये है कि उसके अंदर 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ का होना लाजमी है। तो उसमें हमारे पास एक बेस एलिमेंट का होना लाजमी है, दूसरा हमारे पास रिकर्शन होनी चाहिए, और तीसरा उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो आपने वहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेना था कि यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन जो थे वो दिए गए थे। इसी तरह अगर हम उससे अगले एमसीक्यूज़ की बात करें तो उसमें उसने हमसे पूछा था कि फाइंडिंग 1 1 और ऑन टू फंक्शन फॉर गिवन रिलेशन इन एरो फॉर्म। तो वहाँ पे उसने हमें 2 फंक्शन जो है वो दे दिए गए थे, यानी कि 2 हमारे पास सेट थे, एक ए सेट था एक बी सेट था, और उन दोनों को जो है वो उसने एरो डायग्राम के थ्रू जो है वो शो किया हुआ था। तो अब मैंने यहाँ पे एरो डायग्राम जो है वो नहीं बनाई, तो वो कुछ इस तरह से थी कि उसमें से आपने ये बताना था कि उसमें से वो 1 1 फंक्शन है या फिर वो ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डायग्राम यानी कि दी गई थी जो कि एरो फॉर्म में थी। उन दोनों एरो फॉर्म डायग्राम में से हमने ये बताना था कि ये वाला जो रिलेशन यहाँ पे शो किया गया है वो हमारे पास 1 1 फंक्शन है या फिर वो ऑन टू फंक्शन है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला एमसीक्यूज था। उससे जो अगला एमसीक्यूज था वो कुछ इस तरह से था जी कि डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड दैट इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो आपने जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो आपने अपने हैंडआउट से अच्छी तरह जो है वो चेक कर लेनी है, जो कि आपको लेक्चर नंबर 11 के अंदर मिल जाएगी। तो उसने वही सेम टू सेम फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो हमें पेपर के अंदर दी थी, और हमसे ये पूछा था कि ये वाली स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है या ट्रू है। तो आपने देख लेना है कि आपके पास जो स्टेटमेंट दी गई है फंक्शन की वो बिल्कुल ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे मेरे वाले केस के अंदर ये बिल्कुल ट्रू थी, तो इसलिए मैंने इसका जो राइट आंसर था वो ट्रू चूज कर लिया था। उससे जो अगला एमसीक्यू था उसमें कुछ इस तरह से था कि डिटरमिन टाइप ऑफ अ फंक्शन फॉर रिलेशन, कि उसने हमें हमारे पास एक रिलेशन दे दिया था और हमसे ये पूछा था कि ये हमारे पास जो रिलेशन है ये कौन से फंक्शन को शो कर रहा है, यानी कि फंक्शन की कौन सी टाइप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1x 3x 2x हमारे पास 3 डिफरेंट डोमेन्स के लिए हमारी जो रेंज है वो सेम ही आ रही है। तो जब हमारे पास डोमेन डिफरेंट हो लेकिन रेंज हमारी चेंज ना हो, रेंज हमारी एक ही आए, तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो भी लिख दिया है। तो ये वाला एमसीक्यू जो था इसका जो राइट आंसर था वो बेसिकली कांस्टेंट फंक्शन था। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू था वो कुछ इस तरह से था जी कि विच टाइप ऑफ अ रिलेशन इट इज़। हमारे पास एक आर रिलेशन दे दिया गया था, तो हमसे ये पूछा था कि इसमें आपने ये बताना है कि ये रिलेशन की कौन सी टाइप है। तो आपने रिलेशन की तीनों टाइप्स जो है वो अच्छी तरह से याद करके जानी है, जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, दूसरी हमारे पास सिमेट्रिक है, और तीसरी हमारे पास ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 3 1 2 3 2 और 2 3 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 3 और 3 2, तो यहाँ पे 1 3 और 3 2, और इसके अलावा जो 1 और 2 बनता है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो इसका जो राइट आंसर था वो बेसिकली सिमेट्रिक फंक्शन जो है वो बनता था। उससे जो नेक्स्ट एमसीक्यू था उसमें उसने हमें एक ए सेट दे दिया था कि फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 डिटरमिन द मैट्रिक्स फॉर्म फॉर
MR1, यानी कि हमारे पास जो R1 रिलेशन दिया गया था आपने उसकी जो डिटरमिन करनी थी उसकी मैट्रिक्स फॉर्म। तो आपने जो चैप्टर नंबर जो 13 है हमारे पास लेक्चर नंबर, उसके अंदर आपने जो पढ़ा होगा कि किस तरह जो है वो हम रिलेशन की मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो राइट मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है कि हमारे पास 1 3 है, तो यानी कि ये पहली रो और तीसरा कॉलम होगा। इस तरह हमारे पास 2 2 है दूसरा एलिमेंट, तो वो हमारे पास दूसरी रो और दूसरा कॉलम आ जाएगा। फिर 2 3 है तो इसका मतलब दूसरी रो और तीसरा कॉलम है। 3 1 का मतलब है कि तीसरी रो और पहला कॉलम, और 3 2 का मतलब है जी तीसरी रो और दूसरा कॉलम। तो जहाँ जहाँ पे ये वाली वैल्यूज, ये वाले पॉइंट हमारे पास बन रहे होंगे वहाँ पे हमने 1 लगा देना है और बाकियों को हमने 0 के साथ फिल कर देना है। तो इस तरह जो है वो हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं। उससे जो अगला एमसीक्यू था उसमें हमसे उसने पूछा था कि व्हाट फाइंडिंग टाइप ऑफ अ फंक्शन फॉर अ गिवन रिलेशन। तो इसके अंदर भी उसने हमें एक रिलेशन दे दिया था और हमसे ये पूछा था कि आपने ये बताना है कि ये वाला रिलेशन कौन सा है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर था वो बेसिकली रिफ्लेक्सिव बनता था, क्योंकि रिफ्लेक्सिव फंक्शन जो है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हर एलिमेंट जो है वो अपनी लूप उसमें मौजूद होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 1 भी मौजूद है, 2 2 भी मौजूद है, 3 3 भी मौजूद है और 4 4 भी मौजूद है। यानी कि हमारे पास जो सेट ए है वो हमारे पास 1 2 3 4 इन 4 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, और हमारे पास जो रिलेशन है उसके अंदर हर एक एलिमेंट जो है वो अपनी लूप स्टार्ट भी कर रहा है और अपने एलिमेंट के ऊपर फिनिश भी कर रहा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा। तो इस तरह हमारे पास जो एमसीक्यूज थे जो कि मुझे याद रहे हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो इस तरह के ही एमसीक्यूज आपसे भी वो पेपर के अंदर पूछ सकता है। तो आपने पेपर में जाने से पहले इस तरह के एमसीक्यूज की अच्छी तरह तैयारी कर लेनी है और उनके कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि वहाँ पे हूबहू आपको इस तरह के एमसीक्यूज हो सकता है कि वो ना पूछे, लेकिन इतनी बात की मैं आपको श्योरिटी करवाता हूँ कि वहाँ पे एमसीक्यूज आपके इन्हीं के रिलेटेड होंगे। वहाँ पे वैल्यूज भले चेंज हो जाएं लेकिन कंसेप्ट जो है वो हमारे यही होंगे। तो मैंने आपको हर एमसीक्यू जो है वो कंसेप्ट के साथ समझा दिया है, तो आपने इसी कंसेप्ट को जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेना है, उसको समझ लेना है और फिर अपने एमसीक्यूज़ों को इन्हीं कंसेप्ट के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। उसके बाद हम सब्जेक्टिव पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें उसने हमसे पूछा था कि फाइंड द पावर सेट ऑफ द सेट एक्स एंड वाई। तो उसने हमें एक सेट दे दिया था जिसके हमारे पास 2 एलिमेंट थे एक्स और वाई, और उसके हमने पावर सेट लिखने थे। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर का था। इसी तरह हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट का जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी हमारे पास 2 नंबर का था। उसके अंदर उसने हमसे कहा था कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के -1 देन फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। के हमारे पास उसने 2 फंक्शन दे दिए थे, एक हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, दूसरा हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन था, और हमसे उसने कंपोजिट फंक्शन जो है वो पूछा था जो कि हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स था। तो अगर हम इन दोनों को हल करेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो बेसिकली 4x² - 4x + 2 जो है वो आ जाता है। तो आपने सॉल्व करके चेक कर लेना है कि आपका आंसर मेरे वाले आंसर के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरा जो यहाँ पे आंसर निकला था वो कुछ इस तरह से था जी के 4x² - 4x + 2। उससे जो अगला हमारे पास सब्जेक्टिव के अंदर जो तीसरा क्वेश्चन था वो हमारे पास 3 नंबर का था। वो कुछ इस तरह से था जी कि फाइंड एन इंटरवल फॉर विच द एक्सप्रेशन 1/n² - 4 इज नॉट वेल डिफाइंड। कि आपने ये बताना था कि ये वाला जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है ये किस फंक्शन के अंदर या किस इंटरवल के अंदर ये वाला फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होता, यानी कि आपने ये बताना है कि किस पॉइंट के ऊपर जाके ये वाला फंक्शन, ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो अनडिफाइन हो जाता है। तो इसको निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है कि आपने क्या करना था कि सिंपल n² - 4 को ग्रेटर देन और इक्वल टू के 0 के बराबर रख लेना था। तो वहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इंटरवल आता है वो -2 से लेकर +2 तक का आ जाता है। यानी कि अगर हम -2 से लेकर +2 के दरमियान में कोई भी वैल्यू जो है वो अगर n की जगह पे आप लगाएंगे तो हमारे पास नीचे 0 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे नीचे 0 आ जाएगा तो बेसिकली हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि हमारे पास जो इंटरवल होगा वो यहाँ पे -2 और +2 जो है उन दोनों में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं हो सकती। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी हमारे पास 3 नंबर का। उसमें उसने हमारे पास 2 सेट दे दिए थे। एक हमारे पास ए सेट था जिसके अंदर एक एलिमेंट 1 था, जबकि हमारे पास एक बी सेट था जिसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट थे u और v। तो उसने हमसे पूछा क्या था जी कि फाइंड द पावर सेट ऑफ द a क्रॉस b। कि हमारे पास a क्रॉस b का हमने सबसे पहले a क्रॉस b निकालना है। जब a क्रॉस b आ जाएगा तो फिर हमने उसके पावर सेट निकालने थे। तो यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी कि आप सीधे जो है वो इन दोनों सेट के अलग-अलग पावर सेट निकालने बैठ जाओ। आपने पहले उनका a क्रॉस b फाइंड करना है। जब आपका a क्रॉस b आ जाएगा तो फिर आपने a क्रॉस b के पावर सेट जो है वो फाइंड करने थे। तो इस तरह इसके हमारे पास 3 नंबर का ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन था जिसके अंदर उसने हमसे पूछा था जी
कि फाइंड q इंटू 24 और 6 इफ़ q a b जो है वो हमारे पास डिफाइन करे 4 इफ़ a इज़ लेस देन b एंड q इंटू a माइनस बी कॉमा b इंटू प्लस a इफ़ b इज़ लेस देन और इक्वल टू a। तो ये भी आपको आपके जो लेक्चर नंबर 21 है, यहाँ पे आपका रिकर्सिव वाला चैप्टर है, उसके अंदर आपको ये वाली एग्जाम्पल जो है वो मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पे एग्जाम्पल कुछ और तरीके से है, लेकिन है कंसेप्ट यही, तो आपने उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पेपर के अंदर उसने पूछा है, तो इसका मतलब है कि आपने भी इसकी अच्छी तरह तैयारी करके जानी है। हो सकता है जी वो आपके मिड टर्म में भी आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ सके। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था जी वो भी हमारे पास 5 नंबर का था। उसमें उसने क्या पूछा था जी कि आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बाय यूजिंग वेन डायग्राम, कि उसने हमें एक वेन डायग्राम दे दी थी और उस वेन डायग्राम के रिलेटेड उसने हमसे 5 एक्सप्रेशन पूछे थे कि आपने ये बताना है कि ये वाले जो 5 एक्सप्रेशन है ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो यहाँ पे आप वे डायग्राम जो है वो भी देख सकते हैं, वो मैंने वे डायग्राम भी यहाँ पे आपको बना के शो कर दी है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली स्टेटमेंट थी उसमें उसने हमसे पूछा था कि वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आपने ये बताना था कि ये वाली स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप देख सकते हैं जी कि अगर हम यूनियन लेंगे तीनों का ए बी सी का, तो वाई हमारा ए बी सी के अंदर ही मौजूद है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी। इसी तरह अगर हम दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं एंड इंटरसेक्शन सी, तो इन तीनों के इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास एक्स जो है वो मौजूद है, जो कि आप देख भी सकते हैं वेव डायग्राम के अंदर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू थी। तो इसी तरह अगर हम बात करें तीसरी स्टेटमेंट की कि W बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन B, तो आप देख सकते हैं कि W जो है वो हमारा A को तो बिलोंग करता है लेकिन B के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। तो इसलिए ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट बनती है, क्योंकि A इंटरसेक्शन B जब हम लेते हैं तो उसके अंदर सिर्फ हमारे पास Y और X आता है, W उसके अंदर नहीं आता। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसमें उसने हमसे पूछा जी कि Z बिलोंग्स टू A यूनियन C, कि अगर हम A का C के साथ यूनियन लेते हैं तो क्या Z हमारा उसको बिलोंग करता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि Z तो हमारा B के अंदर मौजूद है, तो A और C के अंदर तो Z का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास 5वीं स्टेटमेंट थी उसमें उसने हमसे पूछा थी कि V बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, कि अगर हम A और C का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या उसको V बिलोंग करता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं वेव डायग्राम के अंदर कि हमारा V जो है वो सेट C के अंदर मौजूद है, जबकि जब हम A और C का इंटरसेक्शन लेंगे तो तब V हमारा नहीं आएगा। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स हो जाती है। तो इस तरह हमारे पास जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसके 6 क्वेश्चन जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं, और मैंने आपको 6 के 6 क्वेश्चन जो है वो समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वाले क्वेश्चन की समझ आ गई है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इन क्वेश्चन की तैयारी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा ताकि आपके जो मिड टर्म का पेपर है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है वो देखना चाहते हैं अपने मज़ीद जब पेपर और क्विज़ के रिलेटेड, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।